हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, वो नालासोपारा वेस्ट की है जो कि मुंबई में आती है। और ये जो स्टोरी मुझे शेयर की है ना, मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है जिसका नाम सिद्धांत साउंखे है। तो सिद्धांत बता रहा था कि मतलब कि वो आज से लगभग 2020 में कुरियर का काम किया करता था, जैसे कि वो पार्सल ड्रॉप किया करता था। तो ऑनलाइन में जो भी कंपनी में उसको मिलती थी अच्छी, तो उसमें वो चला जाता था और पार्ट टाइम उसमें जॉब किया करता था। तो नालासोपारा वेस्ट में एक बिल्डिंग है स्टेशन के नियर बाय में ही, वो लगभग 3 से 4 माले की बिल्डिंग है। वहां पे एक दिन सिद्धांत जाता है एक पार्सल ड्रॉप करने के लिए। लगभग सुबह सुबह का ही टाइम था, तो जैसे कि राशन का जो सामान वगैरह रहता ना, वही सब वगैरह। तो सिद्धांत जब जाता है उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में, तो वो नोटिस करता है कि उस अपार्टमेंट की सारे लाइट्स ऑफ है। तो भी वो फिर भी कैसे तो करके अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके वो सेकेंड फ्लोर पे चला जाता है, क्योंकि उसे जो पार्सल ड्रॉप करना था वो सेकेंड फ्लोर पे था। और जब सिद्धांत सेकेंड फ्लोर पे पहुंचता है तो उसे ऐसा रियलाइज होता है ना कि उसके पीछे कोई बच्चा भाग के आ रहा है। जैसे मानो कोई इंसान चलता है ना, तो उसके पीछे कोई बच्चा भाग के आता है, तो वो महसूस होता है, पता चलता है। तो वैसे ही सिद्धांत को ऐसा फील हुआ ना कि मतलब कोई बच्चा मेरे पीछे भाग के आ रहा है। तो उस समय में वो इतना ध्यान नहीं देता है कि मतलब वो सोचता है कि कोई अपार्टमेंट का बच्चा ही होगा, बट वो जब जाता है नीचे तो देखता है कि उस समय में कोई बच्चा नहीं रहता है। पार्सल ड्रॉप करके जब जाता है नीचे तो कोई भी बच्चा आसपास में उसे दिखाई नहीं देता है। बट ये एक्सीडेंट उसके साथ में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद में, लगभग एक हफ्ते बाद में भी वापस से उसी अपार्टमेंट में उसे एक पार्सल ड्रॉप करने का ऑर्डर आया और वो पहुंच जाते हैं उसी अपार्टमेंट में पार्सल ड्रॉप करने के लिए। तो इस बार उसके साथ में जो हुआ ना, वो थोड़ा सा डरावना है। होता क्या है कि सिद्धांत जब अपार्टमेंट में जाता है तो इस बार भी उस अपार्टमेंट की सारी लाइट्स ऑफ रहती है। और जब वो सीढ़ी चढ़ता है तो मानो उसे ऐसा फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और जब वो सेकेंड फ्लोर पे पहुंचता है और जब वो डोर के पास में खड़ा रहता है, तो वो सीढ़ी के पास जब मुड़ के देखता है तो ऐसा उसे रियलाइज होता है कि कोई बच्चा है जो सीढ़ी के जो पिलर से होता है, जो सीढ़ी चढ़ने वाला होता है, वहां से चुपके से झांक के देख रहा है और वो स्माइल कर रहा है। मानो सिद्धांत का पूरे बॉडी में रोम रोम पूरा एकदम करंट जैसा उसे लगने लगा कि जैसे बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स भी ऑफ थी और वो बच्चा काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। और लगभग बच्चे की उम्र मुझे लगता है लगभग 4 या 5 साल होगी। तो जब वो फोन का टॉर्च उस जगह पे घुमाता है तो देखता है वहां पर कोई नहीं रहता। जब वो पार्सल देता है तो उस जो जहां पर वो पार्सल ड्रॉप करने गया था, तो उसने पूछा भी कि शायद किसी का बच्चा घूम रहा है तो उसके घर वाले लोग को बता दो। तो जो अपार्टमेंट में जिस डालने गया था, जिस घर में वो पार्सल ड्रॉप करने गया था, उन्होंने बताया कि इस समय में कोई बच्चा खेलता नहीं है, शायद कोई और बच्चे होंगे जो बिल्डिंग में घुस गए होंगे। तो वो जब जाता है तो नोटिस करता है कि उस समय में एक इंसान का डोर ओपन नहीं होता है और ना ही कोई बच्चा वहां पर भटक रहा होता है। अब बहुत ज्यादा वो सोचने में पड़ जाता है कि मैं जो देख रहा हूँ क्या सच में वो मेरा इमेजिनेशन है, या सच में मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो एक रियल एक्सीडेंट है। अब वो सारी चीजों को नोट डाउन कर लेता है कि शायद इस अपार्टमेंट में कुछ तो ऐसा है। फिर कुछ दिन बाद में, लगभग 8 या 9 दिन बाद, सिद्धांत का वापस से उसी अपार्टमेंट में एक पार्सल ड्रॉप करने का ऑर्डर आता है। और इस बार जो उसके साथ में हुआ वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। होता क्या है, सिद्धांत फिर जब उस दिन जाता है तो सेम चीज होती है कि उस अपार्टमेंट की लाइट्स उस दिन भी ऑफ रहती है। और ये थर्ड टाइम था सिद्धांत के साथ में। तो वो सोचने लगता है मैं जब भी आता हूं तो इस अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ ही क्यों रहती है। और जब मैं वापस सीढ़ी चढ़ता हूं तो मुझे वो फिर एहसास होता है कि वो कोई बच्चा मेरा पीछा कर रहा है। और इस बार क्या करता है कि सिद्धांत सेकेंड फ्लोर पे जाने के बाद में कहीं कोने में जाके छुप जाता है और वो उस सीढ़ी की तरफ देखने लगता है। फिर सिद्धांत के साथ में वो हुआ, वो सच में काफी ज्यादा डर गया। वो मानो ऐसा लग रहा था ना कि अब वो उस अपार्टमेंट में दोबारा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो उसने एक्सीडेंट अब देखा था ना, वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। होता क्या है कि सिद्धांत वो सेकेंड फ्लोर पर कहीं कोने में जाके छुप जाता है, तो वापस से वो देखता है कि कोई बच्चा है, वो जो काफी ज्यादा छोटा है, लगभग 4 या 5 साल का, बहुत मासूम सा है। वो वापस से सीढ़ी के पास में आकर झांक रहा है और देखकर मुस्कुरा रहा है।
शायद जैसे मानो कि वो बच्चा सिद्धांत को पहले से जानता हो या उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो या कुछ कहना चाहता हो। बट सिद्धांत बहुत ज्यादा डर जाता है और इस बार वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने लगता है। अब वो उसी रास्ते जब भाग रहा होता है तो वो बहुत जोर से उस सेकेंड फ्लोर पे गिर जाता है, उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। बट सच में मानो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागकर उस अपार्टमेंट से काफी दूर चला जाता है और कहीं पर जाकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब दोबारा इस अपार्टमेंट में जाऊंगा नहीं। और वापस से कुछ दिन लगभग मुझे लगता है 15 दिन बाद वापस से सिद्धांत को उसी अपार्टमेंट का वापस ऑर्डर मिलता है और सिद्धांत उस ओनर से कहने लगता है कि मैं उस अपार्टमेंट में पार्सल ड्रॉप करने नहीं जाऊंगा। तो जो ओनर था उसने पूछा कि क्यों नहीं जाएगा तू वहां पर, क्या प्रॉब्लम है। बट सिद्धांत कुछ बता ही नहीं पाता क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इसे कुछ बताऊंगा तो ये कहने लगेगा काम ना करने का बहाना ढूंढ रहा है। बस वो कहता है कि मुझे उस अपार्टमेंट में नहीं जाना है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत प्रेशर डालने के बाद में पूछता है ओनर कि सच सच बता प्रॉब्लम क्या है, वरना तू भाई दूसरा काम देख ले। बोलता है कि सिद्धांत की सर मैं जब भी उस अपार्टमेंट में जाता हूँ वहां पे लाइट्स वगैरह ऑफ रहती है। तो उसका ओनर चिल्ला के कहता है क्यों तेरे पास मोबाइल नहीं है, टॉर्च नहीं है, तू उस टॉर्च के सहारे नहीं जा सकता। काम ना करने का बहाना मत ढूंढ, अगर काम नहीं जमता है तो तू काम छोड़ दे, कहीं दूसरी जगह काम देख ले। वो काम के मजबूरी में कि मेरा जॉब ना चले जाए इस वजह से वो वापस से उस अपार्टमेंट का ऑर्डर ले लेता है। और इस बार जब वो जाता है तो सच में उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो उसके ये जो स्टोरी की है ना सारी चीजों को सुलझा देता है। होता क्या है कि इस बार जब वापस सिद्धांत जाता है उस अपार्टमेंट के पास में, तभी उस समय में एक लॉन्ड्री वाले चाचा थे, वो वहां पर अपना लॉन्ड्री का कपड़ा ले जा रहे थे और उस चाचा का नाम था लखन चाचा। तो वो वहीं सीढ़ी के पास रुक गया एंट्री गेट पे और वो चाचा से पूछने लगता है कि चाचा क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे। तो लखन चाचा ने कहा हाँ बोलो बेटा। वो कहने लगता है कि मेरा एक पार्सल है जो सेकंड फ्लोर पे, क्या आप वो पार्सल को वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। तो वो चाचा ने कहा आप क्यों नहीं जा रहे, प्रॉब्लम क्या है, या सीढ़ी चढ़ने में आपको तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत ने चाचा से कहा ऐसा कोई बात नहीं है, बस मुझे अजीब सा लगता है यहाँ अपार्टमेंट में, तो आप प्लीज ये पार्सल वहां पे ड्रॉप कर दोगे। वो कहने लगता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि चाचा की ये ऐसा मुझे क्यों कह रहा है, ये जा तो खुद भी सकता है। तो बहुत प्रेशर डालने के बाद में चाचा ने बोला देखो अगर आपको जाना है तो जाओ, वरना रिटर्न हो जाओ, क्योंकि मैं तो आपका पार्सल लेके जाने वाला नहीं हूँ। अब बहुत फोर्स करने के बाद में सिद्धांत ने वापस से सोचा जाके मैं पार्सल वहां पर ड्रॉप करूं। बट जब इस बार वो जाता है तो वो बच्चा उसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पार्सल लेके जाने के टाइम में उस समय में लखन चाचा भी होते हैं और इत्तेफाक से उस दिन अपार्टमेंट की लाइट्स चालू होती है। बट नीचे उतरते उतरते उस चाचा से उस लखन ने पूछा कि शायद दोबारा मुझे यहाँ आना पड़े तो इसके लिए कहीं मुझसे इनसे पूछ लेना चाहिए। सिद्धांत ने उस चाचा से पूछा लखन चाचा से कि चाचा आप लगभग इस अपार्टमेंट में कितने दिनों से पार्सल लेके आ रहे हो या अपने लॉन्ड्री का कपड़ा। तो वो कहने लगते हैं बेटा इस अपार्टमेंट में लगभग 10 से 12 साल से आ रहा हूँ। क्यों क्या हुआ, किसी को कंप्लेंट करना है क्या। तो जो लखन चाचा थे वो सोचने लगते कि मैंने शायद इसे मना किया, इस वजह से ये मेरी तहकीकात कर रहा है। तो जाके उसने चाचा को कहा नहीं चाचा कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, या सच में मेरा वो इमेजिनेशन है या मुझे सच में वो चीज दिखाई दे रही है, तो मैं बस आपको वो बताना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, सच में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो चाचा थे ना लखन चाचा, वो ऐसा बताते हैं कि आज से लगभग कुछ साल पहले उसी अपार्टमेंट में सेकेंड फ्लोर पे जहां पे सिद्धांत पार्सल ड्रॉप कर रहा था, उसी घर में एक हिमांशु नाम का 4 साल का बच्चा था और वो काफी ज्यादा क्यूट था। और ये जो चाचा थे उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा मतलब प्यार करते थे, जैसे कि मानो कि चाचा का वैसे तो कोई संतान नहीं था क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनको कभी बच्चा नहीं हुआ, और चाचा उसी अपार्टमेंट में उसी घर में
उस बच्चे को बहुत ज्यादा मानते थे। वो जब भी लॉन्ड्री का कपड़ा ले जाते थे ना तो उस बच्चे के साथ में थोड़ी देर बहुत अच्छे से खेलते थे, क्योंकि जो हिमांशु था उसके खुद के माँ बाप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया करते थे और ना ही उसके ऊपर केयर किया करते थे। जब वो चाचा कुछ समय के लिए जाते थे लॉन्ड्री का कपड़ा लेके, तो उस समय उस बच्चे के साथ काफी ज्यादा प्यार भरी बातें और उसके साथ खेलना, और हमेशा जब भी जाते थे वो लॉन्ड्री का कपड़ा लेके उस घर का, तो वो हमेशा हिमांशु के लिए चॉकलेट्स लेके जाया करते थे। और वो बच्चे के साथ में भी उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा जम गया था और बच्चा भी चाचा के साथ में जो थे लखन चाचा, उनके साथ में बहुत ज्यादा उसे अच्छा लगने लगा था। तो एक दिन क्या होता है कि जो बच्चा रहता है वो मुझे खिड़की से देखता है और वो खुद को रोक नहीं पाता है, और उस समय में वो भाग कर दरवाजे के पास में, उस समय इत्तेफाक से उसके घर का दरवाजा खुला रहता है हिमांशु का, और वो भाग के सीढ़ी के रास्ते मुझे देखने के लिए आता है, और गलती से हिमांशु का पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिर जाता है और उसके सर पे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब से कहा जाता है कि उस बच्चे की आत्मा उसी अपार्टमेंट में, कोई भी कुरियर वाला हो या कोई भी इंसान हो, जब भी वो आता है तो वो बच्चा उस कुरियर बॉय को लखन चाचा समझ के उसके पीछा करते हैं और उसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से वो झांक कर देखा करता है बच्चा। और जब ये बात हिमांशु की जो स्टोरी थी जो सुना सिद्धांत ने, वो सच में काफी ज्यादा डर गया। वो चाचा कहने लगते कि सिद्धांत को कि देखो इस अपार्टमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है, और वो बच्चा है वो आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और मैं आपको जो हकीकत बताने वाला हूँ, इस अपार्टमेंट में वो बच्चा रोज दिखाई देता है, और मैं जब भी हमेशा आता हूँ ना, वो बच्चा और किसी ही नहीं, वो मुझे ही सुनता है, क्योंकि वो सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और ये बात मैं आपसे कहूंगा, ये बात किसी को कहना नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे की कहानी किसी को पता चले और इस अपार्टमेंट में लोग आना बंद कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कुरियर बॉय जब भी आता है तो वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता, वो ये सोचकर कि मेरे लखन चाचा है, और वो भागकर उस इंसान को देखने के लिए पहुंच जाता है। तो ये स्टोरी थी दोस्तों की आखिर में हिमांशु के साथ में हुआ क्या था। और ये जो हॉरर स्टोरी है एक गायत्री नाम की लड़की के ऊपर आधारित है। बेसिकली जिस लड़के ने मुझे ये हॉरर स्टोरी शेयर किया ना, उसने अपने गांव का नाम बताने से सख्त मना कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। मैं आपको उसके गांव का नाम तो नहीं बता सकता, बट उसकी पूरी बैक स्टोरी मैं आपको पूरी बता देने वाला हूँ, जो सच में एक रियल स्टोरी है। बेसिकली क्या रहता है, जो गायत्री रहती है ना, वो एक लड़के से प्यार करती है, बट उसकी गलती बस इतनी सी रहती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है ना, वो ऑलरेडी शादीशुदा रहता है और 2 बच्चे का बाप रहता है। पूरे स्टोरी में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लड़का जो ऑलरेडी शादीशुदा रहता है और एंड टाइम पे उस लड़की का साथ छोड़ देने की वजह से उसके साथ में ऐसी घटना होती है जो उसने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर में उस लड़की के साथ में हुआ क्या था। नवंबर का महीना था। ये बात आज से 2017 की है लगभग। गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है, वहां पर गायत्री नाम की लड़की थी। उस समय लगभग उसकी उम्र मात्र 17 या 18 साल की होगी। गायत्री देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, बट उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आने वाला हो जो उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देगा। उसी के पास ही के गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम अंकित यादव रहता है, और गायत्री को उससे प्यार हो जाता है। बट गायत्री ने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़के से वो प्यार कर रही है वो पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चे का बाप भी है। बट ये बात शुरुआत में उस लड़के ने, अंकित ने गायत्री से छुपा के रखी थी। बट लड़की को जब प्यार हो गया तो कुछ समय बीतने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि गायत्री को पता चल जाता है कि जिस लड़के से वो प्यार कर रही है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और 2 बच्चे का बाप है। बट अब तो गायत्री ने प्यार में इतनी हद पार कर दी थी कि अब उसे लड़के को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने ट्राई नहीं किया उस लड़के को छोड़ने के लिए, बट वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। और ये जानते हुए भी कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई उस लड़के से प्यार करने के लिए। फिर एक दिन बात ही बात में वो लड़का उसे कहता है कि गायत्री तू मुझे छोड़ दे, मैंने तुझे धोखा दिया है और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो तेरी जिंदगी वैसे ही खराब हो जाएगी, तो तू मेरा साथ छोड़ दे। बट गायत्री का मन जो था अंकित के लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था उसके साथ में, कि जैसे मानो उसने सपने सजो लिए थे कि उसे अंकित के साथ में अपनी पूरी लाइफ बितानी है। बट सच मानो तो जो गायत्री थी वो दिल की बहुत अच्छी थी। गांव में पूरे इतनी चर्चा चलती थी कि गायत्री जैसा नेचर वाला कोई भी उस पूरे गांव में नहीं मिलेगा। फिर कुछ समय ऐसा आता है
कि गायत्री के जो घर वाले होते हैं उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं। हालांकि उसके घर में किसी को पता नहीं होता है कि उनकी लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार करते जो सच में एक शादीशुदा लड़का है। और उसके घर वाले भी बहुत ही भोले भाले और मासूम टाइप के होते हैं। तो उसी के पास में ना एक लड़का रहता है जिसका नाम सत्यम रहता है, जिसने मुझे ये हॉरर स्टोरी शेयर की है। तो वो उसी के घर के पास में रहता था। तो सत्यम ने बताया कि जो गायत्री थी ना, वो उसको पता था कि उसके घर वाले लोग रिश्ता देख रहे, फिर भी वो अपने माँ बाप को इस बारे में नहीं बताती है कि मम्मी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, ऐसा ऐसा बात है। और वो चुपचाप सारी चीजों को सहन करते रहती है। हालांकि उसे अपने घर वाले लोग को बता देना चाहिए कि आप लोग रिश्ता मत देखो, बट वो फिर भी ना नहीं कहती है, चुपचाप सब कुछ देखते रहती है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो लड़के के पास जाती है जो अंकित होता है, उसे कहने लगती है कि मेरा शादी घर वाले लोग करवा रहे हैं, तो आप मुझे अपने साथ रखोगे या नहीं रखोगे वो मुझे बता दो। अगर नहीं रखोगे तो मैं सच में आत्महत्या कर लूंगी। अब अंकित बहुत ज्यादा डर जाता है कि सच में अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा और मेरी जो लाइफ चल रही है, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की, वो सब बर्बाद हो जाएगा। बट गायत्री जो थी वो सच में अंकित के लिए बहुत ज्यादा पागलपन उसको चढ़ गया था कि वो सच में उसके बिना नहीं रह पाएगी। फिर भी कुछ समय बीतने के बाद में गायत्री ने सोचा कि कुछ भी कर कर यहाँ से मैं एक बार निकल जाऊं और अंकित के साथ में कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लूंगी। ऐसा उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था। बट उसकी खुशी को ऐसी नजर लगी, देखा जाए तो वो कोई खुशी भी नहीं थी। अगर वो जिस लड़के से प्यार कर रही है, लड़का भी उसके साथ में बस टाइम पास कर रहा था, तो उसके साथ में वो रहना भी नहीं चाहता था। और ये बात उसने उसको समझाई भी, बट गायत्री समझने के लिए तैयार नहीं थी। बट एक समय ऐसा आता है कि जब उसके घर वाले लोग को ये बात पता चलती है कि गायत्री घर छोड़ के भागने वाली है, जबकि वो लड़का तैयार भी नहीं था। बट गायत्री ने पूरा सोच लिया था कि अगर उसकी शादी उसके साथ में नहीं हुई तो वो घर छोड़कर चले जाएगी और कहीं जाकर आत्महत्या कर लेगी। अब जिस लड़के के साथ में गायत्री के माँ बाप लोग ने रिश्ता लगाया था, उसके घर में तो कुछ पता नहीं होता है। अब शादी का दिन भी नजदीक आने लगता है, तो पता नहीं कैसे उस गांव में एक लड़की ने उस लड़के के साथ में बात करते हुए देख लेती है। और वो लड़की जाके उसके माँ बाप को बता देती है कि आपकी लड़की घर छोड़ के भागने वाली है। तो गायत्री के माँ बाप लोग को पता नहीं उस रात को क्या हुआ, जैसे ही गायत्री अपने घर पर आई तो उसके माँ बाप लोग ने उसे कमरे में बुलाकर उसके साथ ऐसा चीज किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। जबकि गायत्री के माँ बाप बहुत ही अच्छे थे और गायत्री से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे, बट वो लोग अपने इज्जत में इतना धुंध हो गए थे कि गांव में, समाज में क्या इज्जत रहेगी कि उसकी लड़की जो है वो सच में एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो अपने ही गांव का है और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। गांव में बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि कोई भी लड़का और या लड़की अपने गांव में, समाज में किसी भी लड़का या लड़की से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों में ऐसा सोचना है कि गांव की लड़की या लड़का वो एक दूसरे को भाई बहन का रिश्ता समझते हैं। तो इसी इज्जत को बचाने के लिए उसके माँ बाप लोग ने ऐसा कदम उठाया जो कभी उसने सोचा नहीं था। गायत्री को बहुत प्यार से समझाने लगे वो कि अगर तू ये जो चीज कर रही है उसे छोड़ दे और चुपचाप जो हम लोग जहाँ रिश्ता लगा रहे वहां पर शादी कर ले। बात ही बात में उन दोनों में ऐसा झगड़ा होता है कि गायत्री जैसे मानो खुद को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ बाप भी सही कर रहे, बट बार बार उसके दिमाग में बस एक ही चीज आ रहा था कि अगर मुझे अंकित नहीं मिला जिससे वो प्यार करती थी तो वो उसके बिना जी नहीं पाएगी, कहीं जाके मर जाएगी। तो उसने भी अपने माँ बाप को एंड मोमेंट पे यही समझाया कि एटलीस्ट मुझे कुछ दिन दो, मुझे शादी नहीं करनी है। बट बात इतनी आगे बढ़ गई थी ना कि लड़के के घर वाले जो थे, जहां पर रिश्ता लगा था, वो लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए और वो अपना घर बसा ले। अब बात बात में कुछ ऐसा झगड़ा होता है कि उन लोगों के बीच में हाथापाई होने लगती है और जो गायत्री के माँ बाप होते हैं उन लोगों ने गुस्से में आकर गायत्री का दुपट्टा से गला दबाकर हत्या कर दी। सोचने वाली बात है, जिस माँ बाप ने उसे इतने प्यार से बड़े पाला था, पोसा था और उसे प्यार करते थे, समाज में क्या इज्जत रहेगा। इस वजह से उन लोगों ने उस लड़की का, समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक माँ बाप अगर अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी का गला घोट दे तो उसके लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अब ये सही है या गलत है ये तो मैं नहीं जानता, ये आप लोग डिसाइड करो। आप लोगों को पता होगा कि गांव में छत पर लोग सोते हैं, तो जो गायत्री का घर था लगभग उसका जो छत था जहां पर वो लोग सोते थे, मात्र उसकी 5.5 या 6 फीट हाइट होगी।
ऐसा उन लोगों ने बताया कि गायत्री सीढ़ी उतरते वक्त छत पे से गिर गई और उसके सर में चोट लगा और उसकी डेथ हो गई। बट ये बात तो झूठ थी, ये बात उन लोग बहुत अच्छे से जानते थे। अगले दिन ये बात गांव वाले लोग को ना पता चले कि आखिर हुआ क्या था, तो उसके घर वाले लोग ने रात ही रात को गायत्री का पूरा एकदम क्रियाक्रम कर दिया। रात ही रात में सब कुछ मामला एकदम रफा दफा कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब ये बात गांव वाले को लगा कि शायद सच में गायत्री सीढ़ी पे से गिरने की वजह से मर चुकी है। बट कुछ लोग होते हैं ना कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इतने कम हाइट पे से गिरने के बाद में कोई लड़की मर ही नहीं सकती है, क्योंकि देखा जाए तो गायत्री के शरीर में ऐसा कुछ निशान या चोट भी नहीं था जिसकी वजह से कि ब्लड बह गया हो तो ज्यादा उस वजह से गायत्री ने दम तोड़ दिया हो। कुछ भी नहीं हुआ था, एक खरोच भी नहीं आई थी। तो कुछ लोगों को गांव में डाउट तो हुआ था, बट उन लोगों के माँ बाप ने ऐसा दिमाग लगाया कि रातों रात सारा चीज खत्म कर दिया। फिर जो वो सत्यम जो नाम का लड़का था, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गायत्री दीदी का साथ में कुछ गलत हुआ है। तो वो जानने की कोशिश करता है कि पता लगाया जाए कि आखिर में माजरा क्या है। बट हाल फिलहाल के लिए तो वो शांत हो जाता है, बट कहीं ना कहीं मन में उसके ये चलते रहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर लगभग 15 या 20 दिन होता है, सत्यम जो होता है जिस वो गायत्री के घर पे रात के समय में जाता है। लगभग रात के कुछ 8 या 8:30 बज रहे होंगे। हालांकि सब लोग उस समय में गांव में खाना बिना खाकर सो जाते हैं, बट पता नहीं सत्यम को उस दिन क्या हुआ, वो चला जाता है उसकी माँ से मिलने के लिए। तो जब वो घर के अंदर एंट्री मारता है, तभी एक जो गांव वाले लोग मसाला पीसने वाला जो एक लोढ़ा और पट्टा रहता है ना, पत्थर का जो बना रहता है जिसके ऊपर गांव वाले लोग मसाला पीसते हैं, तो उसने देखा कि वो जब जा रहा था घर के अंदर तो कोने में एक लड़की है जो हूबहू गायत्री के जैसा कपड़े पहने हुए और शरीर और पूरा उसका बनावट एकदम गायत्री जैसा था, और वो मसाला पीस रही है। तभी उसको लगता है कि इतने रात को शायद चाची के घर पे खाना नहीं बना है, तो वो जाकर बात करने लगता है कि चाची, लगता है आपके घर में खाना अभी तक बना नहीं है। तो चाची उससे कहती है, बेटा हम लोग खाना बिना खाकर सो चुके हैं और अब हमारे सोने का टाइम चल रहा है, तो तुझे किसने कह दिया कि हम लोगों के घर में खाना नहीं बना? तो उसने कहा सत्यम ने कि चाची, मैंने आते वक्त घर के बाहर मैंने असोरा में देखा कि कोई लड़की मसाला पीस रही है। तो चाची भी एकदम घबरा जाती है कि इतने रात को मसाला कौन पीसेगा, जबकि हम लोग तो खाना बिना खा के सोने जा रहे हैं। तो चाची भी सत्यम के साथ जाती है, तो देखती है तो वहां पर कोई नहीं रहता है। तो शायद सत्यम सोचने लगता है कि उसके मन का शायद भ्रम हो, बट कहीं ना कहीं चाची को ये चीज क्लिक जरूर हुई कि ये और कोई नहीं, इसने सच में गायत्री को देखा है। उस घर में गायत्री की आत्मा भटक रही थी और उसे मुक्ति नहीं मिली थी। ऐसा 1-2 बार नहीं, लगभग 4 से 5 बार सत्यम के साथ में होता है। अब सत्यम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब वो सोचने लगता है कि क्या सच में जिस लड़की को वो देख रहा है वो कहीं गायत्री तो नहीं है। अब उसके मन में एक ऐसी चीज घूमने लगती है कि कैसे ना कैसे करके इसको पता लगाया जाए। तो एक दिन क्या होता है कि जो गायत्री का छोटा भाई होता है, उसका नाम किशन होता है, प्यार से उसे लोग कन्हैया कन्हैया कहते हैं। तो वो एक दिन उसके साथ में खेल रहा होता है, और गांव में थोड़ी ही दूर में एक बसवाड़ी करके एक जगह है जहां पर बांस का पेड़ होता है। वहीं पे वो दोनों लोग रात के समय में बैठ के बात कर रहे थे। तभी सत्यम ने उस किशन से, कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, एक बात पूछनी है तुझे। तो उसने कहा, बोल भाई। कहता है कि तेरी जो दीदी थी बड़ी वाली गायत्री, उसे क्या हुआ था? तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं, मम्मी पापा तो बस यही कहते हैं कि वो सीढ़ी पर से गिरने की वजह से मर चुकी है, और मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ ना ही पूछ तो ज्यादा अच्छा होगा। बट पता नहीं क्यों सत्यम को उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं मुझसे झूठ कह रहा है। बट उस समय में सत्यम ने किशन के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, अब वो चला जाता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा चीज होता है जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि गायत्री की आत्मा ऐसा भी कुछ कर सकती है। गायत्री जो होती है ना, उसके पापा का एक छोटा सा दुकान होता है, और वो उसके पापा और उसके साथ में एक गोलू नाम का लड़का रहता है जो दुकान पे उसके साथ में काम किया करता था। अब कुछ समय बीतने के बाद में घर के अंदर माहौल इतना ज्यादा खराब हो जाता है। जो गोलू नाम का जो लड़का होता है जो उसके पापा के साथ में काम किया करता था, अचानक से क्या होता है कि वो घर के अंदर फांसी लगाकर मर जाता है। अब घर में सच में काफी ज्यादा डरावना सा माहौल हो जाता है कि वो लड़का काफी ज्यादा हिम्मत वाला था, और वो लोगों को हमेशा यही ज्ञान देता था कि ये सब करना बहुत ज्यादा गलत वाली बात है, अपने आप को कभी भी
नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ऐसा लड़का भला आत्महत्या कैसे कर सकता है। अब ठीक कुछ दिन के बाद में ही अब वो चीज हुआ घर में जो सच में उसके घर वाले लोग ने कभी सोचा नहीं था। गायत्री के जो पापा होते हैं बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे उनकी सांसें रुक जाती है। अब सोचो, जो इंसान कोई नशा नहीं करता होगा, जो कभी किसी को कुछ बीमारी नहीं थी, वह ऐसे बैठे बैठे वो इंसान कैसे चला जा सकता है। बाद में ये खुलासा हुआ, किसी बहुत अच्छे तांत्रिक को बुलाया गया कि उसके घर में क्या हो रहा है। तो तांत्रिक ने खुलासा किया, जो आपके घर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है ना, ये इनकी मृत्यु नहीं हुई, इनको मारा गया है। और इस घर में कुछ ऐसा चीज है जो आप लोगों के समझ से बाहर है। तभी वो तांत्रिक बताता है कि जो आपकी लड़की थी उसकी आत्मा इस घर में अभी भी भटक रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली है। और आप लोगों ने जो उसके साथ में किया है वो उसके दिमाग और दिल से उतरा नहीं है और वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है आपसे। तो उससे मुक्ति दिलानी होगी। और मुक्ति में वो जो चीज मांग रही है वो बहुत ही काफी ज्यादा डरावनी है। पंडित जो होता है तांत्रिक, पहला तो उसके माँ बाप लोग को पूछता है कि सच सच बताना आप लोगों ने उसके साथ में क्या किया था। बट आखिरी दम तक उसकी माँ ने यही बात बताई कि वो सीढ़ी पे से गिरी थी, बस वहां से गिरने के बाद में वो अपनी सांसें छोड़ दी। बट कहीं ना कहीं तांत्रिक जानता था इसके जो घर वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझसे झूठ कह रहे हैं। भला कोई तांत्रिक क्या उस आत्मा से पूछ नहीं सकता कि उसके साथ में क्या हुआ है। बट तांत्रिक ने भी क्या किया, उस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और गायत्री की जो आत्मा थी उसे बांध दिया और उसकी माँ को कुछ ऐसा चीज बताया जिस वजह से गायत्री की जो आत्मा थी एक ऐसे जगह पे बंद के रह गई, उसके बाद में उसे मुक्ति नहीं मिली। बस दोस्तों, ये स्टोरी जो थी, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है ना कि हम लोग सच में सही और गलत में फर्क नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक वैसे ही गायत्री के जो माँ बाप लोग थे, उन लोगों ने भी सही समय पे अपना दिल और दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से ना करने की वजह से उन लोगों ने अपनी बेटी की ऐसी हालत कर दी। अब आज भी ऐसा सत्यम बताता है कि उसके घर में जो है वो भले से गायत्री की आत्मा दिखाई नहीं देती है, बट कहीं ना कहीं उसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा हॉरर एक्सीडेंट होता है जो सच में काफी ज्यादा डरावना होता है। अगर इसका आप पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर मुझे पार्ट 2 लिख देना, तो इसके ऊपर की जो आगे की स्टोरी है जो मैं बताने वाला हूँ वो नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, बहुत ही अजीब है। सोचो दोस्तों, अगर आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, जैसे कोई भी डिलीवरी बॉय, और जहां पर पिछले लगभग 3-4 महीने से आप डिलीवरी कर रहे हो और वहां पे अपना पार्सल ड्रॉप कर रहे हो, और कैसा होगा ना कि आपको कुछ दिन के बाद मालूम पड़े कि जिस बंदे को या बंदी हो चाहे कोई भी हो, सामने वाला पर्सन, उसको आप जो पार्सल ड्रॉप कर रहे हो वो एक्चुअली में इस दुनिया में है ही नहीं, वो लगभग 3 महीने पहले ही मर चुका है। तो सोचो कि आपसे वो रोज पार्सल पिकअप कौन कर रहा था। तो ऐसी ही एक घटना एक मारीदास नाम के लड़के के साथ में हुई है, जो मेरे एक पहचानने वाले अंकल है जो न्यूज़पेपर का काम किया करते थे, और उनके साथ में जो घटना हुई है ना वो वडाला स्टेशन के पास में हुई है। तो सोचो दोस्तों कि उनके साथ में क्या हुआ कि एक्चुअली में जब वो न्यूज़पेपर का काम करते थे, लगभग 2012 में वो मुंबई में आए थे, तो छोटा मोटा काम पकड़े थे जैसे न्यूज़पेपर ड्रॉप करने का। तो तभी उनके साथ में कुछ ऐसी घटना होती है कि सच में उनकी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सीडेंट होता यह है कि जिस जगह पे वो पेपर ड्रॉप कर रहे थे, तो कुछ महीने बाद मालूम पड़ा कि जिस वो बुढ़िया को वो पेपर दे रहे वो एक्चुअली में 3 महीने पहले ही मर चुकी है। तो सोचो कि अन्ना से पेपर ले कौन रहा था, जो मारीदास थे एक्चुअली में उनसे पेपर ले कौन रहा था पिछले 3 महीने से। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हेलो दोस्तों, आज जो आपको ये हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं ना, ये एक रियल स्टोरी है और जिस बंदे के साथ में हुई है उसका नाम मारीदास है। लगभग 2012 में वो मुंबई में आए थे काम करने के लिए। सफर करते हुए जब वो मुंबई में आए, एक्चुअली में वो रहने के लिए तमिलनाडु में रहते थे और उनका सपना था कि मुंबई में आके अपना कारोबार स्टार्ट किया जाए। और जब वो मुंबई में आते तो उनको ऐसा रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ पर आने के बाद में एक छोटा मोटा काम और बिजनेस चालू करना चाहिए। तभी उनको ऐसा एक जगह पे न्यूज़पेपर डालने का काम मिलता है जो सच में बहुत ही अच्छा था उनके लिए, कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी हो जाना और न्यूज़पेपर का काम भी।
तो मॉर्निंग में वो लगभग 5 या 5:30 बजे पेपर पिकअप किया करते थे और चले जाते थे न्यूज़पेपर डालने के लिए। उनके एक पहचान वाले अंकल थे जो यहीं पर वडाला में रहते थे, तो उन्होंने अपने पास काम करने के लिए उनको रखा हुआ था। अंकल जो थे उनके पहचान वाले, वो पहले से ही लगभग न्यूज़पेपर का काम किया करते थे। बट अंकल जो थे, मारीदास जिनका नाम है, वो हाल फिलहाल में जब आए थे तो उनको न्यूज़पेपर का काम डालने के लिए मिला था। तो वो तो मुंबई शहर में नए थे, बट उनके साथ में जो एक्सीडेंट हुआ वो उनकी लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट था। तो एक जगह पे उनको ऐसा न्यूज़पेपर डालने का काम मिला कि वो सच में उनके लिए एक हॉरर एक्सीडेंट बन गया। बंगलो नंबर 5 करके एक जगह थी, वहां पर वो न्यूज़पेपर डालने का काम कर रहे थे। और उस समय में लगभग 2012 में उस जगह पर बड़े बड़े बिल्डिंग में ना एक एक लोग की फैमिली रहती थी। जैसे मानो कि वो 2-3 फ्लोर का घर रहा करता था, बिल्डिंग टाइप में, बंगलो टाइप में, और उसी में सिर्फ एक ही फैमिली रहती थी उतने से बड़े घर में। तो वैसे ही एक बंगलो नंबर 5 करके एक बिल्डिंग थी, वहां पर मारीदास को पेपर डालने के लिए जगह मिल जाती है। अब वो रोज मॉर्निंग में 5-5:30 के बीच में वहां पर जाते पेपर डालने के लिए। ऐसा लगभग काफी दिन बीत जाता है। तो वो देखते हैं कि उनको हमेशा मॉर्निंग में गेट के पास ही, बंगलो नंबर 5 के पास ही, एक 70 से 80 साल की बुढ़िया दिखती थी। बस वो खड़े रहती थी मॉर्निंग में वहां पर गेट के पास में, और अंकल जाते थे पेपर लेके। तो जब वो अंकल उसको देखते थे, बस वो बुढ़िया क्या करती थी, अपना हाथ आगे रखती थी और पेपर लिया करती थी और चले जाया करती थी। तो अंकल ने देखा कि काफी टाइम हो जाता है ऐसा, तो 2-3 बार अंकल पूछते भी है कि कैसे हो दादी, बाकी सब ठीक है ना। बट वो दादी कुछ रिप्लाई नहीं करती थी और वो बस पेपर लेती थी और चले जाते थे। तो अंकल को भी थोड़ा बहुत अजीब लगा कि इतने महीने से पेपर डाल रहा हूँ तो कस्टमर थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहा है। फिर भी सोचते जानो शायद उम्र हो गई है तो इसके लिए बुढ़िया ऐसे कर रही है। अब कुछ समय बीतने के बाद लगभग 2 महीना बीत जाता है, तो अंकल सोचते हैं कि यार ये कस्टमर बहुत अजीब है, देखती तो है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, आखिर इसके साथ में और कौन कौन रहता है। तो जो अंकल थे उनके साथ में जो बंदा था जिनका वो लाइन था पेपर का पूरा, तो उनको उन्होंने पूछा कि एक बुढ़िया अंकल वहां पर, उनको जब भी मैं पेपर देने जाता हूँ तो वो बुढ़िया बहुत अजीब तरीके से दिखती है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो अंकल ने भी इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कहा कि तू अपना पेपर का काम देख, बाकी सब फालतू चीजों पे ध्यान मत दे। तो अंकल ने भी इस बातों पे ध्यान नहीं दिया। और जैसे अंकल जब पेपर डाला करते थे, उनका काम भी बस पेपर डालने का था। और जो उनके मेन ओनर थे, वो जो सारा चीज संभालते थे, उन्होंने लगभग वहां पर बिल कलेक्शन भी काफी दिन से किया नहीं था। तो 2 महीने बीत जाने के बाद में अंकल के साथ में कुछ ऐसा हुआ जो सच में काफी ज्यादा अजीब था। जब तीसरा महीना लगा तो नोटिस किया अंकल ने कि वो बंगलों के पास जब पेपर डालने जा रहे थे, तो एक दिन एक बगल वाले बंगलों से या बगल वाले बिल्डिंग से एक और औरत ने उनको आवाज दिया और पूछा कि ओए लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर किसको पेपर डालने आए हो। तो लड़के ने कहा, जो मारीदास थे, कि आंटी मैं यहाँ पर पेपर डालता हूँ, क्या आपको भी पेपर चाहिए। तो जो बुढ़िया थी जो बगल से आवाज दे रही थी, उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया है, यहाँ पर तो कोई रहता नहीं, तो तू पेपर दे किसको रहा है। तो जो मारीदास अंकल थे उन्होंने सोचा शायद ये बुढ़िया पागल हो गई है, पिछले 2-2.5 महीने से मैं यहाँ पर पेपर डाल रहा हूँ और ये ऐसा कह रहे कि यहाँ पर पेपर दे किसको रहा है, शायद इसको मेरा आना पसंद ना हो, इसके लिए मुझे ऐसा चिल्ला रही है। तो वो इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद में 2 या 3 दिन के बाद में वापस वो बुढ़िया दिखती है और वापस चिल्लाती है, कहती है तू पागल हो गया है, तुझे उसी दिन बोली ना यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो पेपर दे किसको रहा है, तू फालतू में अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहा है। तो अंकल ने कहा, देखो मैडम, यहाँ पर मैं लगभग 2.5-3 महीने से पेपर डाल रहा हूँ और आप कह रहे हो यहाँ पर कोई रहता नहीं है। रोज एक बुढ़िया मुझे यहाँ पर दरवाजे पे दिखती है गेट पर, और मैं उसे पेपर देता हूँ और वो चले जाती है। आप कैसे कह रहे हो कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। बुढ़िया भी जो थी, जो उन्होंने जिसने आवाज दिया था अंकल को, वो थोड़ा सा ना एकदम अजीब तरीके से देखने लगती है कि शायद ये किस बुढ़िया की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो बुढ़िया रहती थी वो आखिर में इसे दिख कैसे रही है। अभी इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा एंडिंग में। बट जब अंकल ने ये चीज को नोटिस किया कि वो बुढ़िया बार बार उनको चिल्ला रही है, तो काफी टाइम ऐसा सोचे कि अंकल की जो उनके मेन ओनर है उनको बता दे जिनका ये पेपर का लाइन था। बट जब भी वो उनके पास जाते थे वो कोई ना कोई बात को काट देते थे और टाल देते थे। ऐसा 2-3 बार बुढ़िया के टोकने के बाद में भी अंकल ने पेपर डालना बंद नहीं किया। अब होता क्या है कि अंकल
जो उनके मेन ओनर रहते हैं, जो वो लाइन देखते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो बोलते हैं यार उस लाइन का हम लोगों ने बिल कलेक्शन किया नहीं है, लगभग 3 महीना होने आया, तो मैं तुझे बिल दूंगा, तू जाके बस वो कस्टमर को दे देना, मैं जाके पैसे ले लूंगा। अब अंकल भी एक दिन बिल लेकर चले जाते हैं लगभग 3 महीने के बाद में। तो जब वो बुढ़िया गेट पर खड़ी रहती है, तो जब वो पेपर दे रहे होते हैं, तो वो अंकल ने उनसे पूछा कि दादी मैं लगभग 3 महीने से पेपर दे रहा हूँ, तो हम लोगों का बिल कलेक्शन पेंडिंग है, तो मुझे एक आपको बिल देना है, अंकल पैसे लेने के लिए आ जाएंगे। तो बुढ़िया ने काफी ज्यादा अजीब तरीके से स्माइल दी और बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगी। और जो मारीदास थे सच में वो काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि वो जो बुढ़िया हंस रही थी ना, तो मानो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उसके शरीर में कोई आत्मा हो, और वो बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी। अंकल को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अंकल वहां से फटाक से निकल गए। फिर वो कुछ दिन के बाद में आते हैं, 2-3 दिन पेपर नहीं डालते वहां पर, कुछ दिन बाद में आते हैं और वो जो बुढ़िया ने टोका था उनको जाके पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बुढ़िया ने इतने टाइम से रिस्पांस नहीं किया और उस बंगलों में जहां वो पेपर डाल रहे वहां से कोई बंदे को आते जाते देखा नहीं था। अंकल ने वो बुढ़िया के पास गए जिन्होंने डांटा था उनको, तो उनको पूछा कि यहाँ पर मैं पेपर डाल रहा हूँ पिछले 2.5-3 महीने से, यहाँ पर कोई मुझे दिखता नहीं, तो आप मुझे बता सकते हो? बुढ़िया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी कि तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि यहाँ पर पेपर मत डालो, तो किसको पेपर डाल रहा था? वो कहने लगते हैं अंकल कि मैं यहाँ पे लगभग 3 महीने से पेपर डाल रहा हूँ, एक बुढ़िया आती है मुझसे पेपर लेती है और चली जाती है। तो किस बुढ़िया की बात कर रहा है? यहाँ पर कोई नहीं रहता है, और जिस बुढ़िया को तू पेपर डाल भी रहा होगा ना, यहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी जो पेपर पढ़ती थी, बट वो लगभग 3 महीने पहले ही मर चुकी है। अब जो अंकल थे वो काफी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, मानो उनके पैर पूरे थरथर कांपने लगते हैं कि लगभग वो 3 महीने से जिस बुढ़िया को पेपर डाल रहे हैं वो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। तो आखिर पेपर ले कौन रहा था? शायद उसकी आत्मा थी। तो ये दोस्तों जो ये हॉरर स्टोरी है ना, ये एक रियल स्टोरी है जो मेरे अंकल, एक मारीदास नाम है, उनके साथ में घटना हुई थी। आज से 2012 में उसने न्यूज़पेपर का काम चालू किया था अंकल ने। तो ये घटना तभी उनके साथ में हुई थी, और अंकल आज भी उस जगह पे जब भी वो जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब भी मैं उस बंगलों के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो बुढ़िया आज भी मुझे गेट पर हंसते हुए नजर आती है। कैसा होगा ना दोस्तों कि इस समय में लोग 31 का जश्न मना रहे हैं, और आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि चलो भाई 31 बनाते, सब लोग आ जाओ मेरे घर के पास में, हम लोग पार्टी करेंगे, डीजे लगाएंगे और डांस करेंगे, और सारा झुंड उठ के चले जाता अपने दोस्त के घर पे एंजॉय करने के लिए। सोचो अगर आप दोस्त के साथ में एंजॉय कर रहे हो रात के समय में, लगभग 12 बजे के बाद में जब 31 मनाया जाता है, आप उनके साथ में एंजॉयमेंट कर रहे हो, और ऐसा पता चलता है आपको रात के समय में लगभग 2 या 2:30 बजे कि जो बंदे ने हम लोगों को बुलाया है पार्टी में वो खुद जाकर सुसाइड कर लेता है, और जबकि पार्टी दे रहा है खुशी में एकदम, और वो ऐसा कदम उठा ले रहा है। तो सोचने वाली बात है ना दोस्तों कि इतना खुश रहने वाला लड़का जिसने पार्टी में इनवाइट किया और सबको पार्टी दे रहा है, वो अचानक से सुसाइड कैसे कर सकता है? तो सेम चीज ऐसा ही एक किस्सा धारावी का है जो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, और इसके जो लास्ट मोमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। अब होता क्या है कि उधर पे रोहन नाम का एक लड़का रहता है जो अपना बीएमसी में जॉब किया करता था, और उसकी इनकम भी अच्छी खासी थी। फर्क बस इतना सा है ना, उसके जिंदगी में एक लड़की रहती है अंजलि नाम की, जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, और उससे वो बहुत प्यार करता था। अब इन दोनों का रिलेशन को काफी साल हो गया था, 3-4 साल हो गया था लगभग। तो इन लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब ये बात लड़के को नहीं पता थी कि मतलब उसके साथ में कुछ वो लड़की चीट कर रही है या उसको धोखा दे रही है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। तो हुआ क्या कि एक दिन लड़के ने बोला कि तू अपने घर पे बात कर शादी के लिए, क्या करना आगे का हम लोग देखते हैं। बट लड़की ने उससे कहा कि मतलब जो उसकी अंजलि थी गर्लफ्रेंड, उसने कहा कि मैं घर पे बात करके देखती हूँ, उसके बाद में मैं बताती हूँ। बट लड़के ने बस उससे इतना कहा था कि हम लोग घर के रजामंदी से हम लोग शादी वगैरह करेंगे। तो लड़की ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं। बट लड़के को शायद ये बात नहीं पता थी कि जिस लड़की के साथ में उतने साल से रह रहा है वो लड़की उसका इस्तेमाल कर रही है, उसके पैसे की वजह से रुकी हुई है। और जब बात उसने घर पे अपने पूछी लड़की ने, ऐसा उस लड़की ने उस लड़के को बताया रोहन को कि मेरे घर वाले लोग ने शादी के लिए मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपने लिए अपने हिसाब से लड़का ढूंढेंगे, तो तेरा जो भी बाहर का है उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। और ऐसा बोल के उसने वो बात को वहीं खत्म कर दिया। तो रोहन ने भी यही कहा अपनी गर्लफ्रेंड से
कि अगर आपके घर वाले जैसे रेडी नहीं है शादी के लिए तो हम लोग रह के भी एक दूसरे का टाइम वेस्ट क्यों करें। तो इससे अच्छा है कि हम लोग रास्ते अलग अलग कर लेते। बट लड़की ने बहुत समझाया कि नहीं, हम लोग जब तक रहेगा साथ में हम लोग रहते, आगे जो होगा देखा जाएगा। बट लड़का इस मामले में काफी ज्यादा समझदार था। उसने कहा कि जब हम लोगों का आगे कुछ होने वाला ही नहीं है तो बेफालतू में हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। और अभी अगर हम लोग मूव ऑन हो जाते या ब्रेकअप कर लेते, चाहे जो भी अलग हो जाते, तो आगे चल के हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। बट लड़की ने बहुत कोशिश किया कि साथ में रहने के लिए, बट लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो साथ में रहने के लिए क्यों बोल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन उसके ऊपर था कि वो जो शायद खर्चे उठा रहा था या पैसे वगैरह उसको खर्चे के लिए देता था, उस वजह से शायद उसके साथ में वो टाइम पास कर रहे थे। बट ये बात शुरुआत में तो रोहन को पता नहीं होती है, तो रोहन ने इस मामले को यही रफा दफा किया और ब्रेकअप कर लिया। बट कहीं ना कहीं वो लड़की बहुत आगे चतुर थी। वो अब कुछ समय के बाद में ऐसा कुछ किसी से भनक मिला, शायद उसके दोस्त लोगों से, चाहे किसी लड़की ने जो अंजलि की फ्रेंड वगैरह थी, तो रोहन को किसी ने बताया ऐसा कि जो लड़की के साथ तू घूम रहा था पिछले 2-3 साल से, उस लड़की ने क्या सच में अपने घर पे बात भी की थी शादी के लिए लेके, या तू जाके खुद देखा था। लड़का कहता है रोहन कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। बट ये बात दिमाग में उसके भ्रम पैदा कर देती है और ये चीज वो सोचने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेरे साथ में फायदा उठा रही थी इतने साल से, इसने पूछा नहीं होगा। तो एक दिन जाके वो क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर में उसके मम्मी पापा से बात करता है इस बारे में। अब उसके घर पे जो माता पिता होते हैं वो अंजलि के, वो सीधा सीधा साफ इनकार कर देते हैं कि भाई हम आपको जानते नहीं है और ना ही हमने आपके बारे में कभी सुना है। लड़का एकदम शॉक्ड हो जाता है कि पिछले 2-3 साल से ये लड़की मेरे साथ में रह रही है और जब पूछो तो कहती थी घर में सबको पता है कि मैं आपके साथ रह रही हूँ। और ये चीज उसको बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब रोहन बहुत ज्यादा उसको खलने लगता है कि जिस लड़की के साथ मैंने इतना एफर्ट्स डाला, ये डाला, वो शांत इसके लिए था कि उसके घर वाले लोग ने शादी के लिए इनकार कर दिया था और ये दाव उसने ही रखा था कि हम लोग घर के रजामंदी से ही शादी करेंगे, वरना हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भाग के शादी। बट ये बात उसको खटकने लगती है कि उसने मेरे साथ शायद झूठ बोला या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इसी चीज को जानने के लिए रोहन ने उसका पीछा करना चालू किया कुछ दिन तक और पता लगाया कि वो लड़की किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। और वो सिर्फ रोहन के साथ में नहीं, वो उसके रहने के बावजूद भी वो किसी और लड़के को डेट भी करी थी। और ये चीज जब रोहन को पता चली, पता किया, उसने अपनी आंखों से देखा, तो उसे रहा नहीं गया। तो उस लड़की के घर पे, अंजलि के घर पे जाके उसने बहुत बड़ा झगड़ा किया। उसके घर वाले लोग को बताया कि आपकी बेटी ये सब करती है, ये वो, और उसका भांडा फोड़ दिया। बट जिस लड़के के साथ में रह रही थी उस समय में अंजलि, वो काफी ज्यादा पैसे वाला था और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी थी कि उसके सारे डिमांड वो पूरे कर रहा था। बस कोई भी लड़की अगर बहुत जल्दी पलट जाती है, अपना फैसला बदल लेती है, तो किसी को भी थोड़ा डाउट होगा कि अचानक से इतने साल से रहने के बाद में इतने जल्दी कैसे मूव ऑन हो सकती है। और जब उसे पता चला कि इसके साथ में ऐसा ऐसा गड़बड़ है, उसने उन दोनों के साथ में भी झगड़ा करके और उस लड़के को भी सच्चाई बता दी कि ये लड़की मेरे साथ इतने इतने टाइम से थी। और जबकि अंजलि ने उस लड़के को ये बताया था कि वो लड़के से सच में प्यार करती है जिस लड़के के साथ में रह रही है, और उसने ये सच्चाई नहीं बताई थी कि उसके साथ में रहने के बावजूद भी वो किसी और के साथ में डेट कर रही थी। और ये चीज उस लड़के को बुरी भी लगी और उसने भी उस समय उस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया और ये चीज वहीं पे खत्म हो गई। बट कहीं ना कहीं उस लड़की को दिल और दिमाग में एक चीज खुन्नस भर गया था, जैसे कि मतलब अब इससे बदला लेना है मुझे। बट उस समय के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। बट ये बात रोहन को शायद पता नहीं थी कि उसके साथ में कुछ बुरा होने वाला है और कोई नहीं, वो करने वाली खुद उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ में वो रहता था। अब कुछ समय तक मामला शांत हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद में 31 आता है और यही सारी चीजों को कि मुझे सामने वाले को दिखाना है कि मैं उसके बिना भी खुश रह सकता हूँ, इसी चीज को दिखाने के लिए कि उसने अपने दोस्त लोग को इनवाइट किया और पार्टी वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और जानबूझ के उन लोगों को भी बुलाया जो उनके कांटेक्ट में थे, उनको भी शेयर किया कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ। और कहीं ना कहीं से तो बात पता चलेगी, तो सेम चीज उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता चलती है कि ये 31 की पार्टी में सबको इन्वाइट कर रहा है। जैसे कि मेरी खुशियों को छीन के वो खुद खुश कैसे रह सकता है। अब लड़की के ऐसा दिमाग में चलने लगा। बट उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया कि सच में जो रोहन था उसकी जिंदगी की पूरी वाट लग गई। अब मैं वो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि उसने क्या किया। ऐसा 31 के दिन रोहन ने जब पार्टी ऑर्गेनाइज किया था सब लोगों के लिए, तो सबको ही आया था पार्टी में, उसके दोस्त लोग, फ्रेंड लोग, सबको ही आया था।
और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पार्टी में सब लोग नाच रहे थे, खाना पीना हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा खासा खर्चा किया था रोहन ने। बट कुछ समय के बाद में, लगभग 2:15 के बाद में, रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो जाता है अपने कमरे में और अंदर से कड़ी लगा लेता है। फिर वो दोबारा बाहर नहीं आता है। अब सब लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि भाई जिसने पार्टी वगैरह रखी है वो बंदा दिख नहीं रहा है, उसको ढूंढो। सबको यहाँ वहां ढूंढने लगता है तो पता चलता है कि वो कमरे के अंदर गया था। अब घर में उस समय में इत्तेफाक से कोई भी नहीं रहता, क्योंकि सब लोग बाहर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब लोगों को चिंता होने लगी कि लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। तो सब लोगों ने परेशान होकर दरवाजा पीटना चालू कर दिया, बट वो बंदा बाहर नहीं आया। अब 1.5 से 2 घंटा जैसे ही बीतने के बाद में सबको लगने लगा कि कुछ तो शायद गड़बड़ है। तो उस रोहन के घर में एक छोटा सा विंडो बना हुआ था, जहां से वो बाहर से कुछ करने के बाद में विंडो खुल जाया करती थी। ठीक वही चीज सब लोगों ने किया, उस विंडो को खोला, और जब विंडो खोल के जो नजारा देखा, वो सच में सबकी फटी की फटी रह गई। उन लोगों ने देखा कि जो रोहन था, जो इतना हंसता खेलने वाला लड़का था और जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो बंदा खुद जाकर घर में अपने साथ में ऐसा कुछ करता है, अपनी खुद की वो जान दे देता है। और साफ साफ वो नजारा उन लोगों ने देखा। अब सबको इस सदमे में आ जाता है कि आखिर में इसने ऐसा किया क्यों, जबकि पार्टी भी इसने ऑर्गेनाइज की थी और एंजॉय करने के लिए भी सब चीज इसी ने करवाया था और इसी ने बुलाया था, रोहन ने। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ इसके साथ में कि इसने रात के समय में 2 बजे ऐसा कदम उठा लिया। अब ये बात किसी को समझती नहीं है कि आखिर में हुआ क्या था। और सब कुछ मामला एकदम रफा दफा होने के बाद में, कुछ समय के बाद में, लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद में, पता चलता है कि वो जो रोहन के घर वाले लोग रहते हैं, उन लोगों को संतुष्टि नहीं होती इस बात से कि अचानक से ऐसा कैसा कदम उठा दिया। तो उन लोगों ने जाकर एक तांत्रिक और बाबा को ढूंढा और ये सारी चीजें बताई ऐसे। फिर उस बाबा ने बताया, जो खुलासा किया वो सच में काफी ज्यादा डरावना। वो जो पंडित जी रहते, बाबा रहते, वो बताते हैं कि जो आपका लड़का था और जिस लड़की के साथ में वो पहले रहता था, उसी लड़की ने आपके लड़के के ऊपर काला जादू करवाया गया। और बाद में ये चीज खुलासा होता है कि उस 31 की रात को क्या हुआ था, ये बाद में पता चलता होता है कि उस दिन 31 के दिन उसी भीड़ भाड़ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है, और वो आकर रोहन से बस माफी मांगती है कि 31 का टाइम चल रहा है और नया साल आने वाला, तो तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर देती हूँ। हम दोनों जन एक दूसरे के लिए मन में बैर नहीं रखते। और इस बात से रोहन ने भी सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बट वो उसके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लाई होती है। बट ये बात उसकी चाल को वो समझ नहीं पाता है, और जैसे ही वो लड़की उसको देती है, वो खाने वाली कुछ चीज होती है और रोहन वहीं पर उसके सामने वो चीज खा लेता है। और उसके बाद में लगभग आधे घंटे बाद में ही उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि सच में उसके शरीर पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं था। उस लड़की ने बाहर से कुछ काला जादू करवा के उस खाने की चीज में लाया था और रोहन को खिला दिया था। और उसके बाद से रोहन अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया था और वो खुद जाकर अपनी जान दे देता है। और उस समय के बाद में, कुछ ही देर के बाद में, वहां से वो लड़की भाग जाती है, निकल जाती है। बट उसको किसी ने आते जाते हुए देखा भी नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। और उन लोगों को ये बात नहीं पता था कि मतलब जो लड़की इतने टाइम से बातचीत बंद कर दी है, वो अचानक से ऐसा कदम क्यों उठा रही है। और कुछ समय के बाद में, जब लगभग 3-4 महीने के बाद में, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जैसे कि कहते हैं ना, करनी ऐसी चीज होती है, कर्मा होता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो शायद हमारे साथ भी कुछ अच्छा ना हो। ठीक ऐसा ही उस लड़की के साथ में था। 3-4 महीने के बाद में वो लड़की को दौरे आने लगते हैं। हर जगह उस रोहन की आत्माएं दिखाई देने लगती है, आवाज सुनाई देने लगती है, और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और बाद में धीरे 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 वो खुद कबूल करती है कि मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया। उसके पीछे कारण था, क्योंकि जो रोहन था उसने मेरी लाइफ खराब कर दी थी, जिसके साथ में मैं खुश थी, उसने आके पूरा खेल बिगाड़ दिया था और मेरे घर वाले लोग ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। उस दिन के बाद से मेरे घर वाले घर में इज्जत नहीं करते थे, इसीलिए मैंने अपने बदला इस कारण निकाला। बट उस समय के बाद में भी उसके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। धीरे धीरे करते करते वो जो अंजलि थी, वो लड़की, वो एकदम पागल हो गई। और आज के डेट में उसकी लड़की की ऐसी हालत है, न उसके माँ बाप उसको पहचान पा रहे, न वो खुद अपने आप को पहचान पा रही है कि वो लड़की आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले वो अच्छी खासी थी। आज इसे कोई भी देखेगा तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये लड़की वही है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी के साथ में बुरा करने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए। और आज के डेट में जो काला जादू जैसी चीज है ना, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसके लिए किसी के साथ में रहने से पहले 1000 बार सोचे कि वो इंसान अपनी हद तक कहां तक पार कर सकता है। हेलो दोस्तों,
ये हॉरर स्टोरी बेसिकली नाला सुपारा की है और मुंबई शहर में नाला सुपारा जैसी जगह बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर गांव से लोग काफी दूर से आते हैं यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के लिए। वैसे ही एक बंदा था जिसका नाम विकास था, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बिहार से मुंबई में आया रहता नाला सुपारा जगह रहने के लिए। वहीं पर उसने आते ही 3-4 दोस्त लोग बना लिए थे और स्कूल भी जाते समय वो उन लोगों के साथ में जाया करता था। तो कुछ दिन बाद में, जब कुछ समय बीतने के बाद में उन लोगों की गर्मियों की छुट्टी चलने लगी। अब ये टोटल 4 दोस्त लोग थे। एक का नाम विकास, अंकुश, अभिषेक और सूरज था। तो इन लोगों की गर्मियों की छुट्टी जब चल रही थी तो इन लोगों ने एक दिन प्लान बनाया कि हम लोग कहीं पर दूर घूमने चलते हैं। तो ये लोग उस दिन बाहर निकलते हैं और इत्तेफाक से उस दिन धूप बहुत ज्यादा रहती है। अब विकास का माइंड चेंज हो जाता है, कहने लगता है कि बाकी दोस्त लोग को कि हमारे घर के पास में एक कुआं है, वहां पर हम लोग आज का दिन वहीं पे बिताएंगे और वहीं पर जाके हम लोग नहाएंगे। तो आज के दिन हम लोग वहां चलते, फिर कभी घूमने के लिए दूसरी जगह चलेंगे। बट उसी में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। वो कहने लगता है कि भाई, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ उस कुएं के बारे में अलग अलग तरीके की मैंने कहानियां सुनी है, तो वहां पे जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट विकास ठहरा जिद्दी किस्म का बंदा। उसने कहा कि सूरज देख, ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है और मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। तो चल आज के दिन हम लोग वहीं पे चलते, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे और आज का दिन वहीं पर हम लोग बिताएंगे। बट सूरज मना करते रह गया। बट उन लोगों ने उसको जैसे तैसे मना कर ले गए उस कुएं के पास में नहाने के। अब सब कुछ तो ठीक चल रहा था, इन लोगों का टाइम भी बीत रहा था, मस्ती मजाक भी कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद में विकास के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि कहने लगा कि हम लोग कुएं के एकदम नीचे जाते और जो भी एक पत्थर लेके आएगा वो विनर होगा। अब सूरज काफी ज्यादा डर जाता है। अचानक से विकास के माइंड में ये गेम कहां से सूझने लगा और इसमें तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और सूरज कहने लगता है कि भाई, ये मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं घर पर। बट इस बार भी विकास ने उसे दबाव डाल के मना लिया वो गेम खेलने के लिए। और मस्ती मजाक में ये गेम इतना भारी पड़ने वाला था, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अब खेल खेल में ये लोग ने पानी के अंदर तो चले जाते हैं, बट उसमें से 3 लोग बाहर आते, चौथा बंदा बाहर नहीं आता और वो और कोई नहीं, सूरज होता है। अब ये काफी लोग ज्यादा ढूंढने लगते उसे कि आखिर में सूरज गया कहाँ। तो इन लोगों ने सोचा शायद से वो पानी के अंदर अभी तक है, तो हम लोगों को उसे ढूंढने जाना चाहिए। अब सारे के सारे पानी के अंदर चले जाते वापस से उसे ढूंढने के लिए। अब देखते हैं कि पानी के अंदर तो सूरज कहीं पर है नहीं। अब पानी के ऊपर आने के बाद में ये लोगों ने सोचा कि शायद वो डर रहा था, इस वजह से वो पानी के अंदर गया ही ना हो, तो हमें उसे बाहर ढूंढना चाहिए। अब इन लोगों ने जहां पर अपने कपड़े उतारे थे तो वहां पर जाकर देखते हैं कि सूरज के कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए हैं, बट सूरज बाहर कहीं पर दिख नहीं रहा है। अब इन लोगों ने सोचा कि अगर उसके कपड़े यहाँ पर पड़े हैं तो वो बिना कपड़े के तो बाहर जाएगा नहीं। आखिर में वो गया कहाँ पर, न पानी के बाहर है न पानी के अंदर, तो आखिर अचानक से सूरज गया कहाँ पर। अब ये बहुत ज्यादा लोग डर जाते कि भाई सूरज को तो ढूंढना पड़ेगा वरना हमारी बहुत वाट लग जाएगी। अब जैसे तैसे ढूंढते 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 इन लोगों को रात हो जाती है, बट सूरज कहीं पर मिलता नहीं है। अब ये लोग अपने घर चले जाते हैं और विकास बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। अब वो घर जाता है तो उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि विकास कुछ चीजें छुपा रहा है, आज इसके साथ में कुछ बदला बदला सा लग रहा है ये बंदा। अब विकास कहने लगा कि माँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अब उसकी माँ ने देखा कि विकास ने तो ऐसा बहुत अजीब सा बिहेवियर कभी किया नहीं था, आज अचानक से ऐसा बिहेवियर देख के उसे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर भी उसकी माँ ने इग्नोर किया, शायद कुछ परेशान होगा। अब रात के 2 बजे जब विकास की माँ उठती है पानी पीने के लिए तो देखती है कि विकास कोने में पड़ा है और बहुत जोर जोर से रो रहा है। अब उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अचानक से ये विकास को हुआ क्या, और जाकर उसे डांटने लगती कि सच सच बता कि तूने मेरे से कोई बात छुपा के रखी है, क्या बात है, सच सच बता, तुझे मेरी कसम है। अब विकास वहीं पर रो पड़ा और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दिया कि आज उसके साथ में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब सारी घटना पता चलने के बाद में विकास की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो सोचने लगती है कि अगर सूरज नहीं मिला तो उसकी माँ को हम क्या जवाब दें। अब सोचती है कि सुबह होते ही सबसे पहले उस कुएं के पास जाया जाए, ये आखिर सूरज गया कहाँ पर। जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं
विकास की माँ ने जस्ट दरवाजा खोला ही था, तब तक सूरज की माँ दरवाजे पर आकर खड़े हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा विकास, तूने सूरज को देखा क्या? कल रात से वो घर नहीं आया और मैंने देखा था कि वो तुम्हारे साथ में ही कहीं घूम रहा था दिन भर। अब विकास की माँ बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर में इनसे बात को छुपाया जाए कि सच जो है वो बता दिया। विकास की माँ ने बेटर समझा कि सच जो है वो बता दिया जाए। अब उन्होंने सारी घटना बता दी कि कुएं के पास में इन लोगों के साथ में क्या क्या हुआ था। अब सब कोई चला जाता है कुएं के पास में सूरज को ढूंढने के लिए। जो मछुआरे जो होते पानी के अंदर तो जाते हैं, बट पूरा कुआं ढूंढ लेते, उन्हें सूरज कहीं पर भी नहीं मिलता। काफी समय बीत जाता है बट सूरज कहीं पर भी नहीं मिलता। वहीं पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। वो कहने लगता है कि बेटा, कुएं के अंदर कोई ऐसी जगह बनी होगी जो चौकोन टाइप में बॉक्स बना होगा, वहां पर एक गैप होगा, वहां पर जाके उस बच्चे को ढूंढो, शायद वो मिल जाए। अब वापस से ये लोग पानी के अंदर जाते हैं और इस बार सूरज की लाश उस बक्से के अंदर मिलती है। अब ये लोग उसे निकाल कर बाहर लेकर आते हैं और जब सूरज को देखा जाता है तो सूरज मर चुका था और उसके शरीर पर बहुत सारे खुरेचने के नाखून के निशान थे, जैसे मानो वो पानी के बाहर आने की कोशिश कर रहा था, बट उसे किसी ने पकड़ के रखा था और शरीर में उसके काफी सारे खरोच और नाखून के निशान थे। अब बहुत ज्यादा वहां पर माहौल बहुत ही डरावना सा हो गया था। लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे कि अचानक से ये कुएं के अंदर सूरज की लाश कैसे मिली और ये घटना है क्या। इन लोगों ने ऐसा क्या किया था जो सूरज पानी के अंदर फंस गया बट ये बाकी के 3 लोग बाहर आ गए। अब वो जो बुढ़ा इंसान था वहां पे, बुजुर्ग इंसान, उसने बताया कि आज से 10 साल पहले इसी कुएं में एक इंसान की मार के हत्या कर दी गई थी और कहा जाता है उस इंसान की आत्मा आज भी इस कुएं के अंदर भटक रही है।